जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है पेडागोजी। तो पेडागोजी में हम NCF 2005 कर रहे थे, जो पेडागोजी की जान होती है, इसका आधार है। तो उसके मुख्य सुझाव हम कुछ कर चुके थे और कुछ बाकी थे। तो अपने चलते हैं टॉपिक नहीं, पॉइंट की ओर, है ना। पेडागोजी के जो आगे की जो सुझाव है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ये तो हो चुका था, ये सब हो चुका था। हम लोग यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, है ना। जो बहुभाषिक था, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के जो 3 भाषा थे वहाँ तक हो चुका था, ठीक है। मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश, इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में बता चुके थे। उम्मीद है आप लोगों ने रिवीजन करके आए होंगे, है ना। हम भी कर लिए हैं ऐसा नहीं है। तो अब चलते हैं आगे की सुझाव। आ गया हमारा आगे की सुझाव। तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर ऐसे। अब ठीक है, उम्मीद करते हैं नहीं हिलेंगे स्क्रीन, है ना। तो आगे के सुझाव हैं, NCF 2005 ने भाषा के 4 कौशल की बात कही है। NCF 2005 के हिसाब से भाषा के 4 कौशल होते हैं। हालांकि चिंतन भी होते हैं, लेकिन चिंतन वो 5वें में आ जाते हैं। लेकिन जो मुख्य भाषा के कौशल है जो NCF 2005 के हिसाब से है वो 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो ही नहीं रहा है। हो गया। हाँ, तो देख सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, तो वो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो बाहर से आते हैं तो कुछ सुनकर आते हैं। मीन्स क्या कि बाहर में जैसे होता है ना कि फलाना का लड़का इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ता है। बाहर से सुन के आते हैं और आपको बोलते हैं, ठीक ना। तो वो क्या बोलते हैं? पढ़ना लिखना तो है नहीं, है ना। तो हाँ, ऐसे ऐसे ही हमारे पापा बोला करते थे, पढ़ना लिखना तो है नहीं। हमसे ज़्यादा भैया लोग को बोलते थे, है ना क्योंकि हम उनके बोले बिना ही पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे लेकिन एक दिखावा भी होता था, हम पढ़ रहे हैं, भैया लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा होता है भाई बहन में, भाई बहन का नोक झोंक। तो चलते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उम्मीद करते हैं याद रहेंगे, है ना। जैसे आपके पापा बाहर से सुन के कुछ आते हैं और आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पढ़ना लिखना तो है नहीं, है, ठीक है। अब इसमें भी 2 होते हैं। एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। तो जो बोलना और लिखना, ये होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। मीन्स कि हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं आपके सामने। तो अभिव्यक्त कैसे कर रहे हैं? बोल रहे हैं, है ना। बोल बोल के आपको समझा रहे हैं, और बोलने के साथ साथ कुछ लिख भी रहे हैं। जैसे अभी हम लिखेंगे, देखिएगा, लिखा जा, अभी लिखा रहा है, ठीक है। वह यह क था तो म लिखा गया। ये ये लिखा चुका है। थोड़ा सा जो आधा वह है वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल। कौशल को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। कौशल, ये हो गया हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। अभिव्यक्तात्मक मीन्स क्या कि कोई अपनी बातों को कैसे व्यक्त करता है, किस तरह से व्यक्त करता है ना। उसके व्यक्त करने के तरीके कैसे होते हैं। जैसे बोलकर,
कुछ लोग बोलकर करते हैं तो कुछ लोग लिख कर करते हैं, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं और बोलने के साथ साथ आप लोगों को कितना सुंदर राइटिंग में लिख के दिखाए हैं ना, काफ़ी छोटा है मैंने। और यहाँ पर और ढेर सारा, शायद उम्मीद करते हैं हट जाए, है ना। और ग्रहणात्मक, दूसरा होता है ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक मीन्स जो हम बोल रहे हैं तो उसे आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं, है ना, कि मतलब कि कैसे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ग्रहणात्मक कौशल ये होते हैं सुनना और पढ़ना। ग्रहणात्मक लिखते लिखते ठीक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। ग्रहणात्मक, ये ग्रहणात्मक, और यहाँ लिख देते हैं कौशल, 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 ठीक है। ये ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। ग्रहणात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या क्या आ जाते हैं? बोलना और लिखना। मीन्स कि हम बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ लिख रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। मीन्स कि जो जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम बोलकर और लिखकर व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो? सुनकर और पढ़कर। आप लोग सुन रहे हो और सुनकर पढ़ रहे हो। सुनकर पढ़कर आप लोग ग्रहण कर रहे हो, उसको बोला जाता है ग्रहणात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल, उम्मीद करते हैं कि साफ हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। ये ग्रहणात्मक कौशल है, इसको ना फिर से मिटाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने के। अभी नया नया हाथ में आया है ना, तो थोड़ा सा ठीक है। अब लिखते हैं सुनना और पढ़ना। ये क्या होते हैं? ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, ठीक है। इस बार छोटा सा लिखेंगे, ग्रहणात्मक कौशल। उम्मीद करते हैं इस बार समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। NCF 2005 भाषा के 4 कौशल की बात कही है, सही है, जो हम लोग कर चुके हैं। और आगे है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। मीन्स कि किसी भी प्रकार की सूचना है, उस सूचना को सूचना ही रहने दे, उसको ज्ञान मत मानिए, ठीक है। मीन्स क्या होता है? जैसे जो हम, मेरा जो इंट्रोड्यूसिंग का जो क्लास था, तो उसमें हम क्या किए थे? उसमें हम ये बताए थे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। वो इंट्रोड्यूसिंग क्लास थी, तो वो क्या था? वो एक प्रकार की सूचना थी। उसमें तो पढ़ाना शुरू नहीं किए थे, सिर्फ हम बताए थे। तो क्या था? हम आप लोगों के लिए सूचना लेकर आए थे, ज्ञान नहीं था, ठीक है। जब सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो होता है ज्ञान, ठीक है। और सूचना को, ज्ञान को परिवर्तित कौन करता है? एक टीचर करता है। इसीलिए टीचर को सुगमकर्ता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सुगमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? तो वो होते हैं शिक्षक, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए जब तक वो डिटेल में उसको बताया ना जाए, ठीक है। चलते हैं अब आगे। क्या होता है? विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्रों की अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। मीन्स क्या होता है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में, जो हम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, उसमें, उस शिक्षण में शिक्षण सूत्रों की, जो शिक्षण सूत्र हैं वो अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जितना शिक्षण सूत्र जो मिला है उसको प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, ठीक है। यही तो दिक्कत है।
हम गायब हो चुके थे लेकिन अब हम आ चुके हैं। चलिए इसको ना शिक्षण सूत्र के बारे में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। मीन्स क्या कि पहले जिसे वो जानते हैं, जिससे वो परिचित हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे और फिर उसी को बेस बनाकर उनको अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। मीन्स जिस चीज़ को वो नहीं जानते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, तो हम मिट्टी के बारे में पहले पढ़ाएंगे कि मिट्टी बहुत प्रकार के होते हैं, मिट्टी से क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो मिट्टी से उठाएंगे और उनको घड़े तक का प्रोसेस की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, कि मिट्टी से उठाएंगे और मिट्टी से घड़ा किस प्रकार बनता है वो उनको समझाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की। अब क्या बोलता है अगला पॉइंट, कि मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त क्या होता है? मूर्त हम जिसे छू सकते हैं, ठीक है, और अमूर्त मीन्स कि जिसे हम नहीं छू सकते हैं। तो मूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त में क्या आ जाता है, जैसे हम बच्चों को दिखाएंगे कि एक कलम है, ये दूसरा कलम है, ठीक है, तो बाबू लोग बताओ ये दोनों को हम मिला देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे? तो देख कर बता देंगे कि दो। अब हम इन दोनों को साइड में रखेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ऐसे दो और इसमें मिला देंगे तब कितने होंगे। तो तुरंत बच्चा का दिमाग क्लिक कर जाएगा कि ऐसा ही और दो मीन्स फिर तुरंत बोल देगा चार। तो वही मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मूर्त जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो मूर्त से हम लोग बच्चों को समझाएं कि 1+1 दिखाकर, और फिर बाद में अगर उनको हम खुद से पूछेंगे तो खुद से माइंड में कल्पना कर कर आंसर दे देंगे। ठीक है, तो खुद से वो कल्पना करके आंसर। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, सरल से जटिल की ओर। मीन्स क्या, बच्चे को हम पहले इजी चीज सिखाएंगे, उसके बाद धीरे 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 जटिल चीजों की ओर, की मतलब कि टफ चीजों की ओर लेकर जाएंगे। सरल से जटिल मीन्स कि आप ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में पक्का का घर होगा, है ना, तो जब पक्का का घर होता है तो उसके छत भी होते हैं, ठीक है, तो उन छतों पे जाने के लिए तो कुछ तो जुगाड़ होता है। वो क्या होता है, वो सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी क्या अचानक छत पे होता है? नहीं ना, पहले नीचे से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जहाँ जो फर्श है, जमीन है, वहां पर एक सीढ़ी होता है, फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी होता है, फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी होता है, फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी होता है, ताकि हम एक एक कदम रखते रखते ऊपर जाएं। ठीक है, और इतना ऊपर चल जाए, घर का छत आ जाए, फिर अचानक से आँख खोले और दिमाग ये बोले, ये कहाँ गए हम, यूं ही चलते चलते, है ना। तो ऐसा तो ऐसा ही पढ़ाई होना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले छोटा सा समझाइए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उसी को बोला जाता है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। अब अगला पॉइंट कहता है अनुभव से तर्क की ओर। मीन्स कि हम बच्चों को सबसे पहले अनुभव कराएंगे किसी चीज से, उसके बाद में उसको तर्क करना सिखाएंगे। जैसे मतलब कि किसी चीज के बारे में उनको अच्छे से बताएंगे, फिर उनका बारे में कैसे तर्क निकाला जाता है वो उनको समझाएंगे। ठीक है, फिर फिर आता है दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को जो है दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। मीन्स पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ये मतलब ये दो ठो ना एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। पुरस्कार पुरस्कार बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वो खास अचीवमेंट पे होना चाहिए। बार बार क्या मतलब कि बार बार इंसान कितना पुरस्कार देगा? टीचर भी रोज रोज टीचर भी रोज रोज शाबाशी नहीं देते हैं, तो पुरस्कार तो दूर की बात हो गया। अगर पुरस्कार रोज रोज दिया जाए तो वो लालच हो जाएगा। अगर हम किसी बच्चे को रोज पुरस्कार देकर उसको पढ़ाएं तो अगर वो पढ़ता है तो उसका अंदर एक पुरस्कार लेने की लालच है, लालसा से वो पढ़ रहा है। जिस दिन पुरस्कार बंद कर देंगे उस दिन उसका पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा, वो फिर आगे नहीं पढ़ेगा। तो पुरस्कार बार बार वो लालच है, वो अच्छी चीज नहीं होती है। पुरस्कार बार बार नहीं देनी चाहिए। ये अगर क्वेश्चंस में आए कि खास अचीवमेंट,
मीन्स कि जैसे रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उस समय पुरस्कार देना उचित होता है, ठीक है। अगर कोई सक्सेस हो जाते हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम रखा जाता है उनका स्वागत के लिए, ताकि वो चीज़ें रखने से ना जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कि आगे की प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम लोग भी ऐसा कुछ करेंगे, ताकि हम लोग के लिए भी प्रोग्राम रखा जाए। तो वैसे पुरस्कार अच्छे हैं, ठीक है। और रही बात दंड, दंड तो भूल से भी मत दीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे तो फिर आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए दंड देने से बचिएगा। दंड क्या, दंड तो मौखिक भी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आप उसको गलत शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। और फिजिकल तो दूर की बात हो गई, मीन्स कि आप गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो मारना वरना तो बहुत दूर की बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे को जितनी प्यार से हैंडल कर सकते हैं, माना कि मुश्किल है लेकिन अ, असंभव तो नहीं है ना, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। वो पीडीएफ थोड़ा सा आज मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, है ना। जो पहले वाले पीडीएफ थे ना, हम उसी में ना बार बार जोड़ने की कोशिश किए हैं, तो उसी वजह से शायद हमको लगता है, लेकिन आइंदा से हम ध्यान रखेंगे कि उसमें पहले वाले में नहीं जोड़ना है। एक बार जोड़ देंगे सही है, बार बार नहीं जोड़ने हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं, ठीक ना। चलते हैं। तो अगला सुझाव कहता है शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। शैक्षिक और सह शैक्षिक, शैक्षिक क्या होता है, जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे सब्जेक्ट शिक्षा वगैरह से जुड़ा रहता है वो। और सह शैक्षिक क्या होता है, जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में जैसे योगा गेम्स है ना, और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसमें ना अभिभावकों को मीन्स बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको जोड़ने की बात कह रहा है एनसीएफ 2005। और समय समय पर बीच बीच में पेरेंट्स लोग के साथ शिक्षक का जो मीटिंग है वो रखने को कहता है एनसीएफ 2005, ताकि जो बच्चे का फीडबैक है वो उनके पेरेंट्स को दे सकें, और उसके हिसाब से पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रख सकें, ठीक है, या फिर उनकी गार्डिंग वगैरह जो बोल सकते हैं। लेकिन फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शिक्षकों के लिए, और उतना ही ज़रूरी पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। समझ चुके होंगे इसको। अब चलते हैं आगे की ओर। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ठीक है। इसीलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए। जैसे पहले के समय में जो स्कूल में होते थे कि विशाल बहुत लंबा चौड़ा जो पाठ्यक्रम होता था और मोटी मोटी किताबें होती थी, तो उससे ना बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक ना। मोटी किताबें देखकर ही बच्चे भागते हैं, जैसे लगता है इतना मोटा इतना मोटी इतना मोटा पढ़ना है, इतना मोटा पढ़ना है, बस उसे सोचते ही रह जाते हैं कि आज से कल से इस टाइप का। लेकिन वही पतली किताब आती है तो बच्चे उसके ओर आकर्षित होते हैं कि नहीं पढ़ना है। लेकिन अब तो लगता है कि सीबीएसई वालों ने जैसे पहले की जो मोटी मोटी किताबें होती थी उसी को बीच बीच में काट काट के पतली पतली बना दिया है। बच्चे लोग का बैग बाप इतना भारी, बच्चे लोग का बैग देखिएगा तब बोलिएगा देखे ही होंगे है ना, जो आपके आसपास भी होंगे, तो जैसे लगता है उन लोग का बैग देखकर लगता है कि उन लोग का जो कंधा है वो बैठ जाएगा। तो चलते हैं। तो किताबें और पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, मीन्स कि पहले भी बात कर चुके हैं कि एनसीएफ 2005 बच्चे की एक्टिविटी उसी को ध्यान में रखकर उसके लाभ उसके जो कि उसके सहजता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करता है, ठीक है, समझ गए ना।
और उनके जीवन के अनुभवों से संबंधित है। मीन्स कि बच्चे के लिए जो किताब या पाठ्यक्रम जो भी तैयार करें उनके जीवन का अनुभव से संबंधित हो। जैसे हम हैं, जैसे हम आप लोगों को कुछ बोलते हैं तो कुछ ऐसा बीच बीच में बोलते हैं जो आप लोगों के जीवन में हुआ रहता है ना। तो हुआ रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा, हाँ, ये तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो उससे आकर्षित होते हैं। तो शिक्षा की ओर उससे मतलब आकर्षित किया जा सकता है उनके जीवन के अनुभवों से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करके। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है हमारा मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। मीन्स क्या कि जैसे 1 और 2 के बच्चे हैं, मान लिया जाए एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 के बच्चे हैं तो उनकी जो समझ की क्षमता है वो तो थोड़ी सी है ना। या फिर जैसे क ख ग घ सीखने के लायक है और डायरेक्ट उनको किताब पढ़ाना शुरू कर दे तो वो कभी गेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उनकी क्षमता क ख ग घ तक ही सीमित है, इसीलिए उनको क ख ग घ ही सिखाया जा सकता है, उससे आगे नहीं सिखाया जा सकता है। उसी तरह मीन्स कि कहना चाहता है कि बच्चे का लेवल जहाँ हो, जहाँ तक उसकी समझने की क्षमता हो, उसी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे। आगे का सुझाव है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। तो चलते हैं अगले सुझाव की तरफ। अगला सुझाव कहता है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। मीन्स कैसे समझिए, जैसे टीचर है, ठीक है, जैसे आप ही लोग टीचर हैं, ठीक है, तो बच्चों को आप लोग समझा रहे हो तो बच्चों के आप अच्छे टॉपिक पढ़ा रहे हो। मीन्स स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब कि इन लोगों के बारे में आप उनको पढ़ा रहे हो, लेकिन आप खुद पे वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही एनसीएफ 2005 कहता है कि जिस जिस तरह से आप एक आदर्शवादी टीचर के रूप में बच्चों को समझाते हो, एक आदर्शवादी टॉपिक पढ़ाते हो, तो आप खुद के वातावरण वैसा बना के रखो। जैसे अभी आप स्कूल में ऐसे समझिए, अब अभी आप स्कूल में बच्चों के सामने एक आदर्शवादी टीचर हैं, अपनी छवि बच्चों के सामने एक बहुत ही साफ स्वच्छ टीचर की भांति बना के रखे हो, ठीक है। लेकिन आप बाहर में आप जैसे जुआ खेल रहे हो, पान बीड़ी गुटखा है ना, खैनी चूना पूरा ले रहे हो, तो से अगर बच्चे उस स्थिति में आपको देख लें तो क्या स्कूल में सिखाए गए बातों को आपकी वो लेंगे? नहीं लेंगे। उन उन बातों पे वो ध्यान नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि खुद तो ऐसे हैं और हम लोग को बड़ा का ज्ञान बाँट रहे हैं। तो वही मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। मीन्स कि आपको खुद का वातावरण अच्छा बनाए रखना है, तभी बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, सर भी बहुत अच्छे हैं, सर भी ये सब मानते हैं और सर हमेशा मतलब कि एक आदर्शवादी नियम का पालन करते हैं। तो उससे बच्चे पर असर होता है कि नहीं, हम लोग भी सर जैसा ही करेंगे और जो स्वतंत्रता सेनानी जो टॉपिक हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपके माध्यम से। क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनके जो हीरो होते हैं वो टीचर ही होते हैं। वो टीचर के ही आदर्शों के लेकर अपना जो देश का जो फ्यूचर है उनमें वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। अब अगला सुझाव है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। एनसीएफ 2005 कहता है कि पुस्तकालय जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होते हैं ना, तो बच्चों को खुद से चुनने दीजिए। उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में मूड बना है, वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने दें, उनको फ्रीडम दें, पूरी तरह से दबाव मत दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बन गए हैं स्कूल के, और बच्चे जब इन करते हैं किताबों के लिए तो आप न उनको वहीं गेट पे रोक के खुद से अपना मर्जी से चुन के दें। अगर वो बोलते हैं कि नहीं सर, आज हमको ना मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, तो आप उनको बोलें
कि मैथ कल पढ़ना, आज हिंदी पढ़ो। तो ऐसे में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वो जो सीखना चाहते हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। हो सके उनको मैथ आज ही पढ़ना हो, कल मूड ना हो, कल उनको हिंदी पढ़ना हो, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। बच्चों को जो पढ़ना है वो उनको पढ़ने दिया जाए। लाइब्रेरी में खुद का मनपसंद की किताबें उनको चुनने दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को पढ़ सके, ठीक है। हो गया। अब चलते हैं अगला सुझाव, शांति शिक्षा को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एरो होगा, यहाँ पर डैश होगा, ठीक है। यहाँ पर अरे क्या एकदम, कभी कभी ना देख रहे स्टाइलस पेन ऑर्डर करके मंगवाए हैं, दिख रहा है, दिख रहा होगा। स्टाइलस पेन मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो थोड़ा सा अभी नया नया है ना, तो अभी मेरा हाथ हाथ चलने में और चीज़ों को समझने में समय लगेगा। लेकिन उतना समय नहीं लेंगे, ज़्यादा फिक्र मत कीजिएगा, जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए हैं आपके एरो। तो बात करते हैं, ये जो है ना, ये पॉइंट है, ठीक है, ये ना सुझाव है, इसको डील करेंगे हम, ठीक है। अच्छा लाइन हुआ है ना। शांति शिक्षा को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मीन्स क्या कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करें। मीन्स एनसीएफ 2005 कहता है कि महिलाओं के प्रति आदर और उनके प्रति जिम्मेदारी क्या क्या होती हैं, उनके दृष्टिकोण यानी कि उनके बारे में जानने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, और उस कार्यक्रम में और महिला सशक्तिकरण की बात करता है। मीन्स वही कि उनको उनका जो हक है वो उनका है ही, ठीक ना। उनका हक उनसे ना छीना जाए, ठीक है। जैसे फ्रीडम है ना, फ्रीडम और बहुत प्रकार के हैं। फ्रीडम में ही तो सब कुछ आ जाता है, जो उनकी जो प्राथमिकता होती हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो ये सब उनसे ना छीना जाए, और वो जो चाहती हैं कुछ लाइफ में कुछ आगे करना चाहती हैं, तो उनकी बातों को प्राथमिकता दिया जाए, यही कहता है, यही कहना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इस टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करते हैं, किसी दिन क्लास लेकर आएंगे स्पेशली महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे, है ना, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे अच्छे से। तो चलते हैं आगे। देखिए ये क्या हो गया, भूल ही चुके थे कि ये पेन है। रबड़ लेते हैं इसको, पता है इसको ना मिटाने में हमको बहुत मज़ा आता है। जैसे ना इसको ले लिए रबड़, अब ये वाला है, ठीक है। ये जो है नीचे है, चिन्हा है ना, ये जो है इसको हम मिटाएंगे। इसको मिटाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको ना पूरा जहाँ तक लेना है वहाँ तक घेर दीजिए, और इसको बस खाली घेर के उंगली हटा देना है। पेन से अच्छा तो हमको हाथवे से करने में लग रहा है। अब आते हैं, अब बात करता है एनसीएफ 2005 समुदाय की। समुदाय यानी कि कम्युनिटी, ठीक है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मीन्स क्या बोल रहा है कि जो समुदाय है, समुदाय को इग्नोर ना करें, उसे संसाधन के रूप में अपनाएं। मीन्स कि उसे सोर्स के रूप में अपनाएं। जैसे टीचर है, तो टीचर भी तो समुदाय का हिस्सा है। तो टीचर से ही स्टूडेंट सीखता है ना। टीचर से ही स्टूडेंट अच्छी बातें गेन करता है। वो टीचर के ऊपर है कि वो अपना छवि किस तरह से स्टूडेंट के सामने बना के रखता है।
तो वही एनसीएफ 2005 बोलता है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मीन्स कि जो बच्चे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल भेजें, स्कूल में वो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उनको समाज में भेजें, उनको समुदाय में भेजें, समुदाय से भी वो बहुत कुछ गेन करता है। समुदाय में या तो गलत होता है या बुरा होता है, वो अगर अगर वो बुरे से नहीं मिलेगा तो वो अच्छे को कैसे जानेगा, है ना? तो अच्छाई भी जो ऊपर आती है कहाँ से आती है, जब उसके सामने बुराई आती है। जब बुराई आती है तभी तो अच्छाई सामने आती है ना। तो बच्चे को ये दोनों से परिचित होने दें, और उसके लिए कौन है, उसके लिए समुदाय है, स्कूल है। तो वही एनसीएफ 2005 कहता है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मीन्स कि वही उनको संसाधन के रूप में ले, है ना। अब आगे कहता है बालकों के समग्र विकास यानी चहुमुखी, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। मीन्स कि एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए, फिर से वही बात है ना, कि पाठ्यचर्या ऐसा तैयार कीजिए कि बच्चों का समग्र विकास यानी संपूर्ण विकास, पूरा विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या तैयार किया जाए, ठीक ना। कि अब आगे का पॉइंट कहता है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करें। अब देखिए इसमें एक शब्द है समावेशी। समावेशी मीन्स, ओह फिर भूल गए, हाँ आ गया, नहीं आया, अब आ गया समावेशी। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, इसमें सट गया। तो समावेशी, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण हो, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, ठीक है, तैयार करने की बात कर रही है। तो समावेशी क्या होता है, मीन्स कि जहाँ पर सभी को समान मान के शिक्षा दिया जाए, सभी को समान शिक्षा दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो अमीरी गरीबी जाति धर्म। मीन्स कि जो शिक्षक शिक्षक को ऐसा बना के रखना चाहिए कि स्कूल के जो उनके क्लास के जितने बच्चे हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, सबका सब मतलब कि जो शिक्षा वो दे रहे हैं सबको समान दे, एक बराबर से दे, ना तो किसी को स्पेशल माने कि हाँ उसका दिमाग अच्छा है उसी को ज़्यादा समझाया जाए, उसी पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ऐसा नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से ना बच्चे पे नेगेटिविटी का असर पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी मतलब वही होता है कि सबको समान शिक्षा, ठीक है, और सबको समान शिक्षा पाने का हक है, चाहे वो किसी भी संस्कृति समुदाय से हो, ठीक है, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए ये आ गया, ये चीज़ आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब इसको हम फिर से मिटाएंगे, हो गया, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, इसमें और है शायद, एक नोट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, जो हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, इस बारे में चर्चा हो चुकी है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, वही बिना भार का अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के, बिना भार के अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के। मीन्स कि बच्चे का जो शिक्षा होता है उस पर कोई किसी प्रकार का भार नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सरल तरीके से होना चाहिए, उसके लिए सहज होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए सहजता पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे।